सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तरल पदार्थों का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि गहराई के साथ दाब में परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम द्रव्यों तथा गैसों के कुछ सामान्य भौतिक गुणों के अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे चारों ओर हर स्थान पर तरल है। पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण है और इसके पृष्ठ का 2/3 भाग जल से भरा हुआ है। दोस्तों, जल केवल हमारे ही जीवन का नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि के लिए आवश्यक है। पौधों सहित सभी जीवों में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं के लिए तरल की परोक्ष भूमिका है। अतः इन तरलों के व्यवहार को तथा इनके गुणों को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, द्रव तथा गैस प्रभावित होती हैं, अतः इन दोनों को ही हम तरल कहते हैं। दोस्तों, ठोसों के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जबकि ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है, परंतु उन्हें एक प्रतिबल द्वारा बदला जा सकता है। ठोसों एवं द्रव्यों का निश्चित आयतन होता है तथा प्रतिबल द्वारा ठोसों के आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, ठोस, द्रव्य अथवा गैस का आयतन इस पर लगाने वाले दबाव या दाब या प्रतिबल पर निर्भर करता है। जब हम किसी ठोस या द्रव्य के निश्चित आयतन की बात करते हैं, तब हमारा तात्पर्य वायुमंडलीय दाब के अधीन आयतन से होता है। दोस्तों, ठोस के कण आसपास होते हैं, जिसके कारण उसमें संपीड़न अधिक होता है। गैसों की अपेक्षा में ठोस एवं द्रव्यों की संपीड़ता काफी कम होती है। दोस्तों, तरल पदार्थों का मूल गुण यह होता है कि वे विरूपण प्रतिबल का बहुत ही न्यून प्रतिरोध करते हैं। मतलब थोड़े से विरूपण प्रतिबल लगाने से ही उनकी आकृति को बदला जा सकता है। ठोसों की अपेक्षा तरलों का अपरूपक प्रतिबल लगभग 10 लाखवां कम होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दाब क्या होता है। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजों को अनुभव करते हैं जिसमें दबाव के कारण होने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप एक हथौड़े से कील को दीवार में डालते हैं तो तेज धार वाली कील को दीवार में डालना आसान होता है, जबकि एक कुंद कील को एक तेज कील की तुलना में दीवार में लगाना मुश्किल होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तेज कील के लिए वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य करता है वह कम होता है। इसी के कारण वहां पे जो दबाव होता है वो ज्यादा हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की छाती पर
कोई हाथी अपना पैर रख दे तो उसकी पसलियां टूट जाएंगी। सर्कस में ये करतब दिखाने वाले की छाती पर मजबूत लकड़ी का तख्ता रखा जाता है, अतः वह इस दुर्घटना से बच सकता है। अतः इन सब चीजों से हम ये जान सकते हैं कि बल के साथ साथ जिस क्षेत्र पर वह बल आरोपित किया जाता है उसका क्षेत्रफल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य कर रहा है जितना छोटा होगा उसका प्रतिघात उतना ही अधिक होगा और यही प्रतिघात दाब कहलाता है। दोस्तों, जब कोई पिंड किसी शांत तरल में डूबा हुआ होता है तो तरल उस पिंड पर बल आरोपित करता है और वो हमेशा ही उस बल की दिशा में लंबवत होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि बल का अवयव पिंड के पृष्ठ के समानांतर होगा तो न्यूटन की तृतीय नियम के अनुसार पिंड भी अपने सतह के समानांतर तरल पर बल विरूपित करेगा और यह बल तरल के पृष्ठ के समानांतर बहने के लिए बाध्य करता है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि तरल यहाँ पर विरामावस्था में है। अतः विराम अवस्था में तरल द्वारा लगने वाला बल पिंड के संपर्क पृष्ठ के अभिलंबित ही होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बीकर है जिसमें एक पिंड डूबा हुआ है। दोस्तों, तरल द्वारा किसी भी बिंदु पर कार्यरत अभिलंब बल को मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक चैम्बर है जिसमें एक कमानी जुड़ी हुई है। इस कमानी का अंशांकन पहले से ही इसके पिस्टन पर लगे बल के मापने के लिए कर लिया जाता है। इस युक्ति को तरल के अंदर के किसी बिंदु पर रखा जाता है। पिस्टन पर तरल द्वारा आरोपित बल को कमानी द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल से संतुलित करके तरल द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल को माप लिया जाता है। दोस्तों, यदि तरल द्वारा ए क्षेत्रफल के पिस्टन पर आरोपित अभिलंब बल F है तो औसत दबाव आ जाएगा P बराबर F भाग A। दोस्तों, दाब एक अदिश राशि है। दाब का SI मात्रक न्यूटन मीटर वर्ग ऋण 2 और पास्कल होता है। दोस्तों, तरल पदार्थों का वर्णन करने के लिए घनत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। पदार्थ का घनत्व हमें इस दिशा की ओर दर्शाता है कि पदार्थ कितना भारी है या कम भारी है। मतलब पदार्थ का घनत्व इसकी भारीता का एक विचार देता है। दोस्तों, अगर V आयतन वाले M सहंती को किसी तरल का घनत्व लिया जाए तो रो बराबर होगा M भाग V के। दोस्तों, इसका SI मात्रक kg पर मीटर वर्ग 3 होता है और ये एक धनात्मक अदिश राशि है। गैसें दाब में परिवर्तन के साथ घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन दर्शाती हैं, जबकि द्रव का घनत्व सभी दाबों पर लगभग अचल रहता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गहराई के साथ दाब में परिवर्तन कैसे होता है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक बीकर है जिसमें द्रव है और आपने इसमें एक बेलनाकार अवयव रखा हुआ है। दोस्तों, मान लीजिए इस बेलनाकार अवयव की 2 बिंदु हैं जिसमें पहले बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच की ऊंचाई h है और a जो है वो है आधार क्षेत्रफल। क्योंकि दोस्तों तरल विराम अवस्था में है तो इसका परिणामी क्षैतिज बल 0 होना चाहिए और परिणामी ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत बल तरल अवयव के भार के तुल्य होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो दाब क्रमश है वो है P1
तथा P2। नीचे की ओर कार्य करने वाला ऊपरी सिरे पर तरल के दाब द्वारा बल P1A तथा पैंडी पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल P2A है। यदि दोस्तों बेलन में तरल का भार mg है तो इसके अनुसार हमारे पास आ जाएगा P2 घटा P1A बराबर mg। यदि दोस्तों यहाँ पर रो तरल का घनत्व है तो उसकी सहनति m है, मतलब इसके अनुसार हमारे पास जो आएगा वो है P2 घटा P1 बराबर रो जी एच। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंदु 1 व 2 में दाबांतर उसकी बीच दूरी h, तरल की घनत्व रो और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। यदि बिंदु A को तरल के शीर्ष फलक पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो वायुमंडल में वह खुला हो जाएगा, जिसके कारण PA को वायुमंडलीय दाब PA द्वारा तथा P2 को P से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसके कारण हमारे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा P बराबर PA गुना रो जी एच। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार से वायुमंडल के लिए खुले पृष्ठ के नीचे दाब P वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा रो जी एच परिणाम से अधिक होगा, दोस्तों H गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर अतिरिक्त दाब P घटा PA उस बिंदु पर गेज दाब कहलाता है। दोस्तों समान क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है, जिसे हम द्रव स्थैतिक विरोधकता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप भिन्न भिन्न प्रकार के पात्रों को लीजिए। पानी भरने पर इन पात्रों में उनका तल समान होगा, यद्यपि इनमें पानी भिन्न भिन्न मात्रा में होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी तली पर जो दाब होता है वो समान होता है और यह दाब खुले पृष्ठ के दाब की तुलना में 100% अधिक होता है। दोस्तों पनडुब्बियों की संरचना इतने अधिक दाबों को सह सकने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि तरल पदार्थों का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि गहराई के साथ दाब में परिवर्तन क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब और गेज दाब किसे कहते हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि पास्कल का नियम क्या कहता है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। समान क्षैतिज फल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, द्रव स्थैतिक विरोधकता, गेज दाब ऊपर में से कोई नहीं। तरल पदार्थ खालिस्तान है। केवल गैसें, केवल द्रव पदार्थ, गैसें और द्रव पदार्थ दोनों, गैसें और द्रव पदार्थों में से कोई भी नहीं। दबाव की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग 2, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर वर्ग 2, डाइन प्रति मीटर वर्ग 2, डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग 2। घनत्व की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर, केजी
प्रति मीटर वर्ग 3, ऊपर में से कोई भी नहीं। क्षेत्रफल जिस पर बल कार्य करता है, जितना छोटा होता है प्रतिघात उतना ही खाली स्थान होता है। अधिक, कम, मध्यम, ऊपर में से कोई भी नहीं। Dari COVID ke dalam dia. Dia kata, हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 नाभिक का दूसरा भाग समझेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता को। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नाभिकीय बल क्या होते हैं तथा इनकी प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों, वह बल जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति नियंत्रित करता है हमारा सुपरिचित कूलाम बल है। हमने देखा है कि औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो परमाणु की बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। अतः नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक भिन्न प्रकार के शक्तिशाली आकर्षण बल की आवश्यकता है। यह बल इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि धनावेशित प्रोटॉनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होकर प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों दोनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांधे रख सके। दोस्तों, नाभिकीय बंधन बल को नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करना होता है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अत्यधिक प्रबल होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल तो कूलाम बल की तुलना में भी अत्यंत दुर्बल होता है। नाभिकों के बीच की दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से अधिक होती है तो ये बल आकर्षण बल होते हैं, और 0.8 फेम्टोमीटर से कम दूरियों के लिए ये प्रतिकर्षण बल बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल
लगभग समान परिमाण के होते हैं। और अंत में नाभिकीय बल विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करते। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय रेडियो एक्टिवता की ओर। दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज A.H. बेकेरेल ने सन 1896 में संयोगवश की। यौगिकों को दृश्य प्रकाश से विकिरणित करके उनकी प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति का अध्ययन करते हुए बेकेरेल ने एक रोचक परिघटना देखी। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालने के बाद उसने उनको काले कागज में लपेट दिया। इस पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच एक चांदी का टुकड़ा रखा। इसी प्रकार कई घंटे तक रखने के बाद जब फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया तो यह पाया गया कि यह प्लेट काली पड़ चुकी है। यह किसी ऐसी चीज के कारण हुआ होगा जो यौगिक से उत्सर्जित हुई होगी तथा काले कागज और चांदी दोनों को भेदकर फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच गई होगी। दोस्तों, रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक समय के साथ क्षयित होता रहता है और किसी तत्व के नाभिक का स्वतः एवं लगातार विखंडन जो कुछ निश्चित प्रकार के कणों के विकिरण के साथ संपन्न होता है रेडियो सक्रियता कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड सोडी के रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम की। दोस्तों, इस नियम के अनुसार क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसे लिख सकते हैं कि ऋणात्मक dN/dt समानुपाती है N के, और यहाँ पर N नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या तथा T समय को दर्शाता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि dN/dt अनुक्रमानुपाती है ऋणात्मक N के। दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि समय के साथ नाभिकों की संख्या घट रही है। यदि यहाँ से आनुपातिकता चिन्ह हटाया जाए तो यह होगा dN/dt बराबर ऋणात्मक लैम्डा n, जहाँ लैम्डा अनुपातिकता स्थिरांक है। अब यदि इसे कुल समय के लिए समकलित किया जाए तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन n0 से n dN/n बराबर ऋणात्मक लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से t dt, जिसे हल करने पर प्राप्त होता है log n n0 से n बराबर ऋणात्मक लैम्डा t, या log e n घटा log e n0 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t। इसी को अब हम आगे हल करें तो यह होगा log e ब्रैकेट n/n0 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t। अब यदि बाईं ओर log हटाना हो तो दाईं ओर वाली राशि चली जाती है एक्सपोनेंशियल की घात के रूप में, यानी n/n0 बराबर होगा e की घात ऋणात्मक लैम्डा t के। दोस्तों, वह समय जिसमें किसी नाभिक की संख्या उसकी प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाए अर्ध आयु कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी समय नाभिक का कुल क्षय प्राप्त किया जा सकता है इस संबंध द्वारा। अब क्योंकि हमें अर्ध आयु प्राप्त करनी है तो t को हम लिख लेते हैं t हाफ, और इस समय पर नाभिक की संख्या आधी हो गई है, इसलिए n बराबर होगा 1/2 n0 के। इन दोनों को हम अब प्रथम सूत्र में रखते हैं तो समीकरण हो जाएगा log e 1/2 n0/n0 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t हाफ, और n0 से n0 कटने पर तथा इसे हल करने पर प्राप्त होता है log e 1 घटा log e 2 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t हाफ। अब क्योंकि दोस्तों log 1 का मान 0 होता है, जिसके कारण हमारे पास बचेगा log 2 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t हाफ, या log e 2 बटे लैम्डा बराबर t हाफ, और log 2 का मान होता है 0.693। तो इसे समीकरण में रखने पर अर्ध आयु आती है
0.693 बटे लैम्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विभिन्न प्रकार के क्षय के बारे में। सबसे पहले अल्फा क्षय। दोस्तों, इस प्रकार के क्षय में नाभिक से एक अल्फा कण समय के साथ निकलने लगता है। इस प्रकार के क्षय में द्रव्यमान संख्या A में 4 इकाई और परमाणु संख्या Z में 2 इकाई की कमी आती है। इसके अतिरिक्त बीटा क्षय में एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन का क्षय होता है, जबकि गामा क्षय में नाभिक में से केवल गामा किरणें उत्सर्जित की जाती हैं तथा इस प्रकार के क्षय में परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। आइए दोस्तों, अब आज के विषयों पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, रेडियम का क्षय नियतांक 1.36 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 प्रति सेकंड है। उसकी अर्ध आयु क्या होगी? आइए अब इसे हल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि क्षय नियतांक यानी लैम्डा है 1.36 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 प्रति सेकंड। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि अर्ध आयु बराबर होती है 0.693 बटे लैम्डा के। तो यहाँ पर इस सूत्र में लैम्डा का मान रखने तथा इसे हल करने पर प्राप्त होती है तत्व की अर्ध आयु, जो है 5.1 गुणा 10 की घात 10 सेकंड। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के वीडियो में हमने समझा नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता। अगले वीडियो में हम समझेंगे नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संलयन यानी तारों में ऊर्जा जनन को। तब तक के लिए गुड बाय। टेलीकोविड का क्या ये बता
नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 15 के यौगिकों से। लास्ट वीडियो में हमने डाइनाइट्रोजन की बात करी थी, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अमोनिया से। अमोनिया कम मात्राओं में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है, जहाँ यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। अभी आपके सामने एक रिएक्शन आई होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि जब यूरिया का विघटन हो रहा है तो उससे अमोनिया गैस भी निकल रही है। अगर हम बात करें कि व्यापक स्तर पर इसे कैसे बनाया जाता है, तो व्यापक स्तर पर इसे हाबर प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। हाबर प्रक्रम के बारे में हमने डाइनाइट्रोजन वाले भाग में भी पढ़ा था। हाबर प्रक्रम में क्या होता है, हम डाइनाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उससे हमें अमोनिया मिलती है। अब हम बात करेंगे अमोनिया के गुणों की। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। जल की भांति ही द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पैरामिडी है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब ये जल में बहुत ही आसानी से घुल जाती है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, NH3 को जब हम जल में डालेंगे तो NH4+ और OH- बनता है। यहाँ पर OH- आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बलतः क्षारीय है, मतलब वीकली बेसिक होता है इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अमोनिया की अभिक्रियाओं के बारे में। ये कुछ अमोनिया की अभिक्रिया है। ZnSO4 के साथ अगर आप अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगी, यानी कि श्वेत अवक्षेप, और सेम चीज आपको FeCl3 के साथ भी देखने को मिलेगी। तो ये 2 रिएक्शन हैं अमोनिया की। इसके अलावा ये 3 रिएक्शन और हैं। अगर आप Cu2+ में अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन दे देता है। Cu2+ वैसे तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू हो जाता है, मतलब गहरा नीला हो जाता है। और अगर आप Ag+ में Cl- डालते हैं तो वो पहले आपको व्हाइट पीपीटी देता है, और फिर उस AgCl में जो कि व्हाइट पीपीटी है, अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो दोबारा से कलरलेस हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। तो ये कुछ अमोनिया की अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। तो ये टेबल है आपके सामने। सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है N2O, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था होती है नाइट्रोजन की। N2O को कहते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आता है NO, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और इसे कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर तीसरा आता है N2O3, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फिर चौथा आता है NO2, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। उसके बाद जो पांचवा होता है उसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है N2O4। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है और जो आखिरी होता है उसे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है और इसका फॉर्मूला होता है N2O5। आप इनके जो फिजिकल अपीयरेंस है कि ये कैसे दिखते हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उन रिएक्शंस को भी अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल की।
तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के विरचन की, यानी कि ये बनता कैसे है, इसके प्रिपरेशन की। तो नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए हम NaNO3 और H2SO4 का आपस में रिएक्शन कराते हैं। इसमें दो चीजें बनती है, पहला NaHSO4 और दूसरा HNO3। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम कुछ इस प्रकार है, हम क्या करते हैं, NH3 को वायु से ली गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसे हम 500 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं। तो इससे हमें मिलता है NO और साथ में हमें मिलता है H2O। अब हम इस मिले हुए NO का रिएक्शन करवाते हैं दोबारा से ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है NO2। फिर हम इस NO2 को पानी में मिला देते हैं तो हमें HNO3 मिल जाता है, जो कि हमारा नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड कहलाता है। तो ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हाबर प्रक्रम और ओस्टवाल्ड प्रक्रम को पूछा ही जाता है, तो आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप याद रखिएगा, इसकी रिएक्शंस को आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुणों की। यह एक रंगहीन गैस है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना समतलीय होती है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप HNO3 को पानी में मिला दें तो ये H3O+ आयन देगा और साथ में NO3- देगा। क्योंकि ये H3O+ आयन दे रहा है तो यहाँ से ही ये पता चलता है कि ये एक प्रबल अम्ल है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। आप ये चीज आगे देखेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है उसको हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं भूरी वलय परीक्षण। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम FeSO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इससे हमें Fe2SO4 होल थ्राइस मिलता है और साथ में कुछ और चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि H2O और NO। हमें यहाँ पर आयन के फॉर्म में बात करनी है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से हमें जो मिला है वो Fe2+ आयन मिला है। फिर हम क्या करते हैं, जो FeSO4 मिला होता है हमको, हम उसका रिएक्शन करवा देते हैं NO के साथ और उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार है, FeNO H2O5SO4। ये जो हमें कंपाउंड मिलता है, हमें ये रिंग की शेप में ब्राउन कलर देता है, तो इसे ब्राउन रिंग कहते हैं और इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप अपनी रसायन विज्ञान की लैब में जाओगे तो लैब में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, तो यह होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस में हम सबसे पहले बात करेंगे श्वेत फॉस्फोरस की। यह पारभासी श्वेतमोमी ठोस है। यह विषैला होता है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है तथा अंधेरे में चमकता है। यह जल में अविलेय क्यों होता है और कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय क्यों होता है, ये जानते हैं। किसी भी चीज को अगर आप किसी दूसरी चीज में विलेय कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये होना बहुत जरूरी है कि वो या तो पोलर हो, वो दोनों चीजें या तो पोलर हो या वो दोनों चीजें नॉन पोलर हो। श्वेत फॉस्फोरस नॉन पोलर होता है जबकि जल पोलर होता है, इसलिए वो जल में अविलेय है। लेकिन अगर बात करें कार्बन डाइसल्फाइड की, तो कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर होता है, तो इसीलिए कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत फॉस्फोरस विलेय होता है। इसके अलावा श्वेत फॉस्फोरस अंधेरे में चमकता है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके ये PH3 देता है। अब हम बात करेंगे लाल फॉस्फोरस के बारे में। यह श्वेत फॉस्फोरस को 573 केल्विन में कई दिनों तक गर्म करने से बनता है।
यह गंधहीन, अविशैला तथा जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय है। यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है। अब हम बात करेंगे काला फास्फोरस के बारे में। इसे अंग्रेजी में ब्लैक फास्फोरस कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, अल्फा काला फास्फोरस तथा बीटा काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नलिका में गर्म करने पर अल्फा काला फास्फोरस बनता है। बीटा काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। उसके बाद हमें बात करनी है फॉस्फीन की। सबसे पहले हमें देखना है फॉस्फीन का विरचन। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी थी। P4 को NaOH के साथ रिएक्ट करवा के फॉस्फीन बनाया जाता है। अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए इसे HI में अवशोषित किया जाता है, जिससे फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाए, जो KOH से अभिक्रिया कराने पर फॉस्फीन दे देता है। आप देख सकते हैं PH4I को हमने KOH में डाला तो हमें Ki प्लस H2O प्लस PH3 मिला, जो कि फॉस्फीन का शुद्ध रूप है। अब हम बात करते हैं फॉस्फीन के गुणों के बारे में। यह एक रंगहीन सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। यह ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित होती है। यह जल में आंशिक रूप से विलेय है, यानी कि यह पूरी तरह नहीं घुलती, लेकिन इसका कुछ पार्ट घुल जाता है और कुछ पार्ट अविलेय ही रहता है। PH3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फास्फोरस तथा H2 देता है। यह दुर्बल क्षारकीय है, यानी कि यह वीकली बेसिक है। तो यह थे फॉस्फीन के गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की। यह श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। P4 प्लस 6Cl2 हमें देता है PCl3, जो कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। यह थायोनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस के साथ करने से भी प्राप्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम श्वेत फास्फोरस को SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें PCl3 मिलता है और साथ में SO2 और H2Cl मिलता है। यहाँ पर PCl3 हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के गुणों की। यह रंगहीन तैलीय द्रव है तथा नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। PCl3 को अगर आप जल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये हमें H3PO3 देता है और साथ में HCl देता है। यह OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करता है। ये उन सभी ग्रुप से रिएक्ट करता है जिसमें OH लगा होता है। तो ये थे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के गुण। अब हम बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। सबसे पहले देखते हैं इसका विरचन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया से बनता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम P4 को Cl2 के साथ सीधा रिएक्ट करवाएंगे तो हमें PCl5 मिलेगा। यहाँ पर जो Cl2 है ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है। इसको एक और तरह से बनाया जा सकता है। अगर आप P4 को SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के गुणों की। यह एक हल्का पीच श्वेत पाउडर है तथा नम वायु में यह जल अपघटित होकर POCl3 देता है और अंततः फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं। PCl5 प्लस H2O हमें देता है POCl3 और इस POCl3 को अगर आप दोबारा से पानी में रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें देता है H3PO4, जिसे फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। अधिक गर्म करने पर यह वियोजित हो जाता है।
यानी कि अगर आप PCl5 को ज़्यादा गर्म करोगे तो ये PCl3 और Cl2 में वियोजित हो जाएगा। द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी संरचना त्रिसमन्ताक्ष द्विपैरामिडी होती है। यहाँ पर तीनों निर्शीय आबंध समतुल्य हैं, जबकि दो अक्षीय आबंध निर्शीय बंधों से बड़े हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि PCl5 में एक्सियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि निर्शीय आबंध युगलों की तुलना में अक्षीय आबंध युगलों पर अधिक प्रतिकर्षण होता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल की। तो पहला जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो कुछ इस प्रकार होता है, इसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। तीसरा जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। अब हम बात करेंगे H4P2O7 की, या जिसे कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उसके बाद जो ऑक्सो अम्ल है वो है साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका जो फॉर्मूला है वो HPO3 होल थ्राइस होता है और इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है। अब जो आखिरी अम्ल है उसे कहते हैं पॉलीमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है HPO3 होल थ्राइस, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका फॉर्मूला साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल से मिलता जुलता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके नाम के साथ इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्वों के गुण। धन्यवाद दोस्तों।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।